हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कटियार यूनिवर्स बाय कॉमर्स। आज हम पढ़ाएंगे आपको पीजीटी कॉमर्स 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो आज क्लियर हो जाएगा। ये पेपर सभी के लिए जरूरी है, चाहे वे कॉमर्स में पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉमर्स के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस पेपर को सही से समझते हो तो आपको काफी कुछ कॉमर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर। पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का आधिक्य है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग क्या दिमाग लगाएंगे, आंसर रख देंगे प्रीमियम। वो ऐसे सोचेंगे लिखा है एक्सेस द फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस, लेकिन अगर वो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तब उनको पता चलेगा इसका आंसर है डिस्काउंट। क्यों? कह रहा है कि जो हमारी फेस वैल्यू है और जो इशू प्राइस है, इसमें बता रहा है कौन फेस वैल्यू बड़ी है कि इशू प्राइस, ये बता रहा है। तो कह रहा है कि किसी अंश के निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य का आधिक्य है, मतलब फेस वैल्यू अधिक है इशू प्राइस पे। अगर किसी चीज की फेस वैल्यू अधिक होती है, मानो कोई शेयर है वो 10 रुपए का है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसे मार्केट में इशू किया गया तो उसकी कीमत 8 रुपए बची। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट आंसर होगा। अब क्लियर हुआ? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है सोपन श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सोपन श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन बनाई थी किसने? हेनरी फ्योल ने बनाई थी। जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं उसमें बताया गया है स्केलर चेन के बारे में। तो स्केलर चेन हो गया हमारा हेनरी फ्योल का। ट्रिक आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं जिन्हें बच्चे हमेशा याद करने में दिक्कत करते हैं क्योंकि उन्हें याद होते नहीं है प्रिंसिपल्स। एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है और वो गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ट्रिक मैंने बनाई है। एक डॉटर आस्क्ड हर फादर, एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, डैड यू सी यूएसएसआर, डैड आपने यूएसएसआर को देखा है? डैड आपने यूएसएसआर को देखा है? तो डैड रिप्लाई, उसके पिता ने रिप्लाई किया, ओ आई सी, हाँ मैंने देखा है। तो एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, डैड आपने यूएसएसआर को देखा है? तो डैड डी ए डी, यू आपने सी एच डबल ई, यूएसएसआर। तो डैड ने रिप्लाई किया है, डैड कहते हैं हाँ मैंने देखा है, ओ आई सी, ओ आई सी, हाँ मैंने देखा है। तो डी से होता है डिवीजन ऑफ वर्क, ए से होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से होता है डिसिप्लिन, यू से होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एस से होता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ई से होता है इक्विटी, ई से होता है एस्पिरेट डी कॉप्स, यू से होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यू, एस से होता है स्केलर चैन, आर से होता है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, ओ से होता है ऑर्डर, आई से होता है इनिशिएटिव और सी से होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये 14 इसके प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। अब आपको याद रखने में इनमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मानिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लिखा हो स्केलर चेन प्रिंसिपल हैज बीन गिवन बाय, तो स्केलर चेन प्रिंसिपल किसने दिया? वो दिया है हेनरी फ्योल ने। अब आपको समझ में आया? दो क्वेश्चन है, एक तो ये एग्जाम में पक्का आता है, इंपॉर्टेंट है, एक शेयर से आया था। अब थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रबंधक किसी कार्य में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं। देखो मैनेजमेंट में पहले आता है, ये आप ट्रिक याद रखिए, पोस्ट डॉक, पी ओ एस डी सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग नहीं लिखा है, गलत है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से गलत है, ऑर्गेनाइजिंग से गलत है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। मैंने क्या बताई ट्रिक? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग लिखा हुआ है, स्टाफिंग नहीं है, बाकी पे डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है, मतलब ये वाला सही है। बाकी जो ये यहाँ पर था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग आ गया था, उल्टा हो गया था, तो ये तो गलत था।
ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट हुआ, ये भी ऑर्गेनाइजिंग से। तो ये वाला आंसर हो गया सही। लिखा है यहाँ पे इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर परफॉर्म द मैनेजरल फंक्शन। तो मैनेजरल जो फंक्शन होता है वो हमारा ये ट्रिक होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये एक तरीके सीरियल चलता है इसको। ठीक है, तो ये सीरियल से क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। चौथे में लिखा हुआ है फार्म के विघटन पर संपत्तियों को वसूल खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो देखो, जब कोई फर्म टूट खत्म होती है, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन होता है, उस कंडीशन में जो उसकी एसेट होती है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं जब रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस टाइम बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वसूली खाता, कि आखिरी में कितना पैसा वसूल करना है सब निकाल लो। तो वो हमारा निकलता है बुक वैल्यू पे। आंसर हो जाएगा ए, बुक वैल्यू हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर इनकम। क्या चीज एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है। इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर्स, जो फूलों को उगाने से इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम में आएगा, बिल्कुल सही। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल आएगा। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, तो देखो, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, इसका मतलब है जो खड़ी फसल है, आपने खुद मेहनत नहीं की है, किसी और की फसल होगी खड़ी, आपने उसको खरीदा है, उससे जो इनकम मिल रही है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर वर्क से करोगे तो वो आएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा आंसर। आगे 6 नंबर में लिखा हुआ है जब अंश का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। सिंपल सी बात है, फॉरफीचर की ये जनरल एंट्री पूछ रहा है। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू टू अनपेड मनी। तो देखिए, यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आता है जितना पैसा मांगा गया उसे बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। फॉरफीचर का मतलब होता है जितने की हमने पेमेंट कर दी है वो हमारा फॉरफीचर कहलाता है। और जितने की पेमेंट नहीं की उसे बोलते हैं अनपेड, जो होती है अनपेड में अलॉटमेंट भी आ सकता है, कॉल भी आ सकती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब शेयर फॉरफीचर किए जाते हैं तो उसकी डेबिट में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल करते हैं डेबिट में। शेयर कैपिटल मतलब होता है कितना मांगा गया पैसा, कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप लिखा हुआ है, देखिए बी आंसर में लिखा हुआ है कॉल्ड अप अमाउंट, जितना मांगा जाता है। पेड अप होता है फॉरफीचर, जो अनपेड होते हैं बाकी कॉल्स जिनका पेमेंट नहीं हुआ होता है। तो इसका आंसर बी है। 7 नंबर देखिए, ये तो और आसान है। लिखा है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, जिसमें बताया गया है कि माल्थस थ्योरी बताते हैं जनसंख्या कैसे बढ़ती है। तो ये बताते हैं माल्थस कि जो हमारी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन, ये ज्योमेट्रिक स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक जो लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक से बढ़ता है। और जो फूड आइटम होते हैं, फूड आइटम से बढ़ते हैं कैसे, तो वो अर्थमेटिक बढ़ते हैं। अर्थमेटिक क्या बला है, तो देखो अर्थमेटिक का मतलब होता है 1 2 3 4, ये अर्थमेटिक है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक का मतलब है 1 2 4, 4 से डबल क्या होता है, 4 से 8 होता है, 8 से डबल 16, 16 से डबल 32, इस तरीके से बढ़ता है। तो जो खाना कहते हैं, जो फूड आइटम होते हैं, इनके अनुसार वो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं। और जो पॉपुलेशन होती है वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। देखो, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 8, 16, फिर 32। तो इनका ये मानना है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है। तो जी फॉर ज्योमेट्रिक, और फूड आइटम से बढ़ते हैं अर्थमेटिक रूप से। क्वेश्चन में कहा गया है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ती है ज्योमेट्रिक स्पीड से। लिखा है यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। ये 8 नंबर क्वेश्चन है जो कई बच्चों ने गलत किया था। आपको पहले ये याद रखना होगा हमेशा कि पहले डेटर आते हैं, उसमें माइनस होता है
बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब गया, उसे बोलते हैं बैड डेट्स। हम माइनस करते हैं प्रोविजन। पहले तो डेटर होते हैं जो देनदार, देनदार वो लोग होते हैं, जैसे मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है एक्स वाई जेड। तो मैंने उधार किसी को सामान दिया, जब मैं किसी को उधार सामान देता हूँ तो उसने मुझे रुपए नहीं पे किया है, तो वो मेरा डेटर हो गया है। मैं उससे जब चाहूँ मांग सकता हूँ रुपए, ठीक है, उसे बोलते हैं डेटर। अब उसमें से वो होते हैं, कुछ डेटर होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, उसे तो बैड डेट हो गया, वो पैसा डूब गया। ये मे बी या फिर मे नॉट बी कहते हैं इसको। मतलब ये जो डूबा हुआ पैसा होता है, ये कभी कभी मिल सकता है और कभी कभी नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है जो 100% नहीं मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। माइनस होता है, देखो पहले बैड डेफ हो गया, उसमें माइनस हुआ प्रोविजन। माइनस होता है डिस्काउंट। पहले बैड डेफ हो गया, फिर देखो डेटा में माइनस हुआ बैड डेफ, फिर माइनस हुआ प्रोविजन, फिर माइनस हुआ डिस्काउंट। ये होती है कंडीशन, इसको आप लोग रखिए याद। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एम एक देनदार है, डेटर है, जिसने 3200 रुपये अशोध्य अपलिखित किया जाना है। मतलब 3200 रुपये जिसको राइट ऑफ किया जाना है। राइट ऑफ करना है मतलब उसका प्रोविजन बना चुके होंगे। जब प्रोविजन बन चुका है, प्रोविजन हो चुका, हाँ प्रोविजन हो चुका है, मतलब वो आप एक तरीके से देखा जाए तो जो राइट ऑफ हो चुका है, जो मिल चुका है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो राइट ऑफ कर चुके हैं। आगे लिखा है डेटर एन 8,000 रुपए के हैं, एक्सपेक्टेड टू रिलाइज ओनली 70%। जो देनदार है उसमें से 8,000 का 70% हमको वसूल हो चुका है। तो कितना नहीं हुआ है, तो 30% इसका नहीं हुआ है। 2,400 रुपये नहीं हुआ है। फिर कह रहा है कि वो डेटर है उनका 6,000 रुपये जो था उसमें से 60% हमारा मिल गया है, कितना नहीं मिला है। तो जो 6,000 के थे डेटर उसमें से हमको 40% नहीं मिला है, तो 2,400 नहीं मिला। फिर आगे दिया है पी नाम का एक डेटा है जो 4,000 रुपये, फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नॉन नेसेसरी टू इज लाइकली। एक पी जो डेटा है उसका 4,000 रुपये पूरी तरीके से, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी, पूरी तरीके से डूब गया है। तो देखो तीन प्रोविजन दिखा रहा है इसमें। एक बता रहा है 2,400 रुपये का, एक बता रहा है 2,400 का, और एक बता रहा है 4,000 का। टोटल हो गया 8,800। अब आपको मैं ये बताता हूँ ये कैसे हुआ 8,800। ये ऐसे हुआ, देखो आप पहले याद रखो, डेटर होते हैं, ठीक है, देनदार। डेटर वो लोग होते हैं जो पैसे, सॉरी, डेटर वो लोग होते हैं जो किसी, जब कोई बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस है, तो जब मैं किसी को उधार सामान कुछ देता हूँ तो वो मेरा डेटर हो जाते हैं। अब इसमें माइनस होते हैं वो लोग जो पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। आपने पहले उसको अपनी बुक में बैड रख लिया कि ये हाँ, हो सकता है कि हमको ना मिले, हो सकता है बाद में मिल जाए, तो उसको बोल देते हैं बैड। ये मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है। प्रोविजन वो होता है जिसका 100% कंफर्म होता है कि वो कभी नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं प्रोविजन। माइनस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये एक पीरियड होता है जिसको मैंने बताया। अब क्वेश्चन में बता रहा था कि एम नाम के डेटर हैं जिनका 3200 रुपये बैड टू बी राइट ऑफ, मतलब उनका जो बैड है उसको राइट ऑफ कर लिया गया। तो राइट ऑफ कर लिया तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसका प्रोविजन हम बना नहीं सकते हैं। 3200 को हमने पहले ही सेटल कर लिया है, तो उसका प्रोविजन नहीं बना सकते हैं। प्रोविजन वो होता है जब पूरी तरीके से डूब जाए। तो जैसे डेटर एन का लिखा है कि 8,000 रुपए है, जिसमें से रिलाइज कर लिया है 70%, 70% उन्होंने वसूल कर लिया है। तो कितना नहीं किया, 30% नहीं किया। तो 8,000 का 30% होता है हमारा 2,400 रुपये। आ गया इतना, मतलब इतने का ये पूरा रुपए, इतना 2,400 रुपये आपको मिलना ही नहीं है, तो इसका प्रोविजन बना दिया। फिर दूसरा कह रहा था डेटर ओ है जिसका 6,000 रुपये है, जिसमें से सिर्फ 60% हमको रिलाइज हुआ है। तो 6,000 का कितना नहीं हुआ, 40% नहीं हुआ। तो हमने वो 40% रख लिया, तो आ गया 2,400। तो 2,400 हो गया। अब जो हमारा डेटर
पी था, उसमें बता रहा है कि 4,000 रुपए है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और उसका रिकवर होने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसका प्रोविजन पक्का बनेगा क्योंकि जब कोई रिकवर नहीं चांस है। तो वो 4,000 रुपए हो गया। तो टोटल हो गया हमारे पास 2400, 2400 और 4,000, मतलब 8,800 रुपए जिसका हम प्रोविजन बनाएंगे, जो ये पैसा पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर ए आ गया, 8,000। 9 नंबर है। यहाँ पे लिखा है 9 नंबर में 31 मार्च 2019 को कुल देनदार 25,000 रुपए के हैं। इससे पहले वाला 8 नंबर आपको क्लियर हो गया। तो ये 9 नंबर भी उसी तरीके का है। अब देखते हैं क्या इसमें कहना है। लिखा है कि 31 मार्च 2019 को कुल देनदार 25,000 के हैं तथा अप्राप्त ऋण, अप्राप्त ऋण का मतलब होता है बैड डेफ, जो अभी हमको मिला नहीं है, हमने उसको अपनी बुकों में बैड रख लिया है, तो वो 1,000 रुपए का है। देनदार पर छूट 2% की है तथा अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान 5% का है। अब देनदारों को कितनी छूट दी गई उसकी राशि बतानी है। जो जो प्रो फार्मा मैंने बताया था कि पहले डेटा आता है, उसमें माइनस होता है बैड डेप्थ, फिर जो बचता है उसमें माइनस होता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ, फिर माइनस होता है डिस्काउंट ऑन डेटर। ऐसे होता है। तो वही आपको करना है। डेटर है हमारा 25,000 का, बैड डेप्थ है 1,000 का। हाँ, डेटर है हमारा 25,000 का हो गया, बैड डेप्थ 1,000 का हो गया, तो बचा 24,000 रुपए। अब बता रहा है 24,000 बचने के बाद उसमें कह रहा है कि प्रोविजन है हमारा 5% का। तो 24,000 का 5% प्रोविजन कितना आता है? 24,000। इसका 5% निकाल लेते हैं। 1,200 रुपए आ रहा है। इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 22,800 आ गया। अब 22,800 में डिस्काउंट ऑन डेटर 2% है, तो 22,800 का आप 2% निकालो, कितना आएगा? 22,800 मल्टीप्लाई 2%। 456, 456। और डिस्काउंट ऑन डेटर कितना कह रहा था? डिस्काउंट ऑन डेटर वो कह रहा है 456। तो देखिए ये आंसर आ गया 456। बिल्कुल वही प्रोफार्मा डेटर, उसमें माइनस होता है बैड डेप्थ, माइनस होता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ, माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर। तो बैड डेप्थ होता है जो आपका पैसा डूब गया, लेकिन कभी कभी रिकवर हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी बैंक होती हैं, अपना जब 3 महीने में हर एक क्वार्टर में रिजल्ट निकालती हैं, तो दिखाती हैं कि इतना लोन हमारा बैड हो गया। तो बैड मतलब जो नहीं चुका रहे होंगे लोग ईएमआई, तो बैड हो गया होगा। लेकिन जब आप बार बार नोटिस दोगे तो कुछ लोग उसमें चुका लेते हैं, पेमेंट बाद में कर देंगे, ठीक है। तो बैड डेफ हमारा मिल भी सकता है, लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है जो मिलेगा नहीं, जो एकदम कचरा बन गया, उसे प्रोविजन कहते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर उसमें प्रोविजन में से माइनस होता है। बस वही क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ लिखा था कितना डिस्काउंट मिला, तो 456 मिल गया, ये आंसर निकला। बस इतना आसान है 9 नंबर। 10वें में लिखा हुआ है देनदार से संग्रहण। देखो डेटर जो होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देनदार से संग्रहण का मतलब क्या है? देखिए जरा, जब बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट में एक तरफ बनता है लायबिलिटी, एक तरफ होता है एसेट, ठीक है। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो डेटर है, कह रहा है डेटर मानो आपके 100 है, 100 देनदार हैं, इसमें से 50 देनदार का आपने रुपए कलेक्ट कर लिया है। जब 50 का कलेक्ट किया है तो आपकी कैश बढ़ गई है, कैश आपकी इंक्रीज हुई है, लेकिन आपके डेटर डिक्रीज होंगे, वो कम हुए। तो एक चीज बड़ी, एक कम, मतलब 50 रुपए अगर आपके डेटर कम हुए हैं तब 50 रुपए आपका कैश बढ़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब एक चीज बढ़ रही एक चीज घट रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में सेम रूप से बढ़ घट रहे हैं, तो हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। क्योंकि करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो आप बताइए, करंट एसेट्स हमारी जो दी थी 10 रुपए थी, चेंज होने के बाद भी 10 रुपए चली है, करंट लायबिलिटी जो भी हो, तो रेशियो तो सेम आएगा।
इसलिए नो चेंज लिखते हैं। 11 में लिखा है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट एग्जिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर इज कॉल्ड। संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखी प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध होती है। मतलब कि जो यहाँ पे अधिकारी बैठा है उसको एडवाइस मिल रही है अपने नीचे के कर्मचारियों को, उसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है। ठीक है, जो जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए, उसे बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। 12 नंबर, ये जो पेपर के क्वेश्चन है ना, इन्हें आप जब बार बार रिवाइज करते रहोगे, मैं जितने पेपर करा रहा हूँ, अगर आप सारे आपने अच्छे से समझ लिए पेपर, तो आप किसी भी एग्जाम में जाओगे आपके बेसिक फंडिंग क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पेपर को करने से क्या होता है कि जितने भी कई हर टॉपिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक आने लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज कॉल्ड। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, जो सामान है। टर्नओवर मतलब आ रहा है जा रहा है। जब आ रहा है सामान, जब आप ज्यादा सामान बनाओगे, जैसे कहते हैं कि डाबर कंपनी है, ठीक है, डाबर कंपनी का टर्नओवर है 5,000 करोड़ रुपए ईयरली, ठीक है, तो मतलब इतना वो माल बना के मार्केट में बेच रहा होगा, तो एक्टिवली वो काम कर रहा होगा, ठीक है, बेच रहा होगा माल। तो उसे क्या बोलोगे? उसे लिक्विडिटी रेशियो तो बोलोगे नहीं, सॉल्वेंसी बोलोगे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बोलोगे नहीं, उसको बोलेंगे एक्टिविटी रेशियो, कि उतना वो बना के दे रहा है। तो 12 का ए हो गया। 13 में लिखा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। व्यवसायिक पूर्वानुमान की कौन सी तकनीक नहीं है? ये देखो, ये स्टैटिक्स का टॉपिक है। बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, अच्छे या फिर खराब, उनको देख के आप फ्यूचर को डिसाइड करो कि फ्यूचर में क्या सही कर सकते हैं। उसे बोलते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग। उसकी कौन सी टेक्निक नहीं है? टेक्निक नहीं है, देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस, ये अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं। देखो, रिग्रेशन है, इनपुट आउटपुट है। तो तीन तो देखिए बिल्कुल ठीक है। टाइम सीरीज का, ये टाइम सीरीज एनालिसिस आता है बिजनेस फोरकास्टिंग में। रिग्रेशन एनालिसिस आता है, इनपुट आउटपुट आता है। कौन नहीं आता है? तो ये नहीं आता है, बी नंबर। तो इसका राइट हो जाएगा बी। वेरिएंस एनालिसिस बिजनेस फोरकास्टिंग का पार्ट नहीं है, इसको आप याद रख लीजिए। कोरिलेशन भी नहीं आता है। अगर कोरिलेशन आ जाता है तो वो भी इसका पार्ट नहीं होता है। टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, हाँ, रिग्रेशन है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, ये सब बिजनेस फोरकास्टिंग के पार्ट होते हैं। 14 में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आप ये पहले समझिए। जब एक पर्सन है, ये मान लीजिए पर्सन है, देखने में अच्छा लग रहा है, पर्सन स्माइल कर रहा है, देखो, इस पर्सन की कंपनी है एक, तो ये आपने आईपीओ लाया और मार्केट में इसने शेयर इशू किए। 100 रुपए इसका शेयर की प्राइस था, लेकिन मार्केट में आते ही वो इशू हुआ 120 रुपए पे। 20 रुपए प्रीमियम है। अब जो ये 20 रुपए प्रीमियम है, तो इसके लिए प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट है। क्योंकि ये अपनी कंपनी की जो पूंजी थी, उसका कुछ हिस्सा इसने मार्केट में इशू किया, 100 रुपए किया। अब उसकी वैल्यू बढ़ के 120 हो गई है, तो 20 रुपए उसका देखा जाए कि इसको और पूंजी मिली है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए आती है, कैपिटल रिसीट होती है। देखो कितना खुश हो गया, 20 रुपए ज्यादा मिल गया। आगे लिखा है 15 नंबर में, सम विच्छेद बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन अब आप ये याद रखो कि मैंने इतना तो बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट, ठीक है, नो लॉस, ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। ठीक कब होता है? कोई भी नया बिजनेस होता है, ठीक है, जब कोई नया बिजनेस होता है, तो बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो अब आप चाहते हो कि एटलीस्ट मैं बिजनेस से इतना पैसा बनाने लगूं कि मेरा खर्चा पूरा निकलने लगे, मुझे नुकसान ना हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नुकसान भी ना हो। तो हर एक बिजनेस पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, नया बिजनेस। तो उस कंडीशन में
टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है कि जितना हमको हमारा रेवेन्यू आया उतनी लागत है। बिल्कुल सही है। फिर आगे लिखा है वेयर टोटल रेवेन्यू इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो गलत है। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट गलत है। वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट, ये भी गलत है। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे बात करता है नो प्रॉफिट नो लॉस की, तो इसका ए आंसर राइट है। ए आंसर। आगे देखते हैं। 16 नंबर में लिखा हुआ है निम्न विवरणों से यह मानते हुए आ की कर योग्य आय की गणना कीजिए कि वह असाधारण निवासी है। असाधारण मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तीन तरीके की निवास की स्थिति होती है। अब ये क्या भला है? देखो, जो इनकम टैक्स होता है ना, जब इनकम टैक्स किसी पर्सन को पे करना होता है तो तीन कंडीशन बताई गई है उसकी पे करने की। एक बताई गई है रेजिडेंट, ठीक है। एक बताई गई है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब एक हो गया हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक हो गया नॉट ऑर्डिनरी, एक होता है नॉन। अब ऑर्डिनरी क्या होता है? ऑर्डिनरी कहता है कि बेसिक कंडीशन और एक्स्ट्रा कंडीशन दोनों आए तो हो ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी के लिए कहता है कि बेसिक एक मिले और दूसरी ना मिले। नॉन के लिए कहता है कोई ना मिले। ठीक है। तो इनकम कब हम लोग इनकम टैक्स कब करते हैं? जब या तो इंडिया में रिसीव हुई हो, ठीक है, या फिर अर्न इंडिया में की हो, या फिर बाहर अर्न की हो लेकिन रिसीव इंडिया में ही हो। ऐसी कंडीशन में हमको इनकम टैक्स पे करते हैं। तो पहला लिखा है रिसीव्ड 1000 रुपीज इन इंडिया विच एक्यूरेट इन इंग्लैंड। देखो, रिसीव इंडिया में हुआ है लेकिन अर्जित किया हमने इंग्लैंड में। तो बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। देखते हैं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आगे पे लिखा है 6,000 रुपए है वाज अनटैक्स फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर। बहुत पहले की कोई इनकम है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया है फॉरेन में, ठीक है, अब उसे इंडिया में लाया है। तो हमें क्या मतलब है इनकम टैक्स पे नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? हम ये मान लेंगे कि बाहर का रुपए हम इंडिया में ला रहे हैं लेकिन कमाया नहीं गया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2,000 रुपए अर्न हुआ है इंडिया में बट रिसीव इंग्लैंड में हुआ है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है हमको। फिर लिखा है 10,000 रुपए अर्नड एंड रिसीव्ड अफ्रीका में। अफ्रीका में कमाया है तो फिर क्या मतलब हमें कि अफ्रीका में रिसीव हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 1,000 प्लस में 2,000 इक्वल टू होता है 3,000। अब देखना है हमें 3,000 आंसर आ रहा है। यस, 3,000 आ गया डी आंसर। तो 16 का हो गया डी। अब कैसे हुआ है देखो, इनकम पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, वो कहता है या तो हमको इंडिया में रिसीव हुई हो, ठीक है, या फिर अर्न की हो इंडिया में। तो पहली कंडीशन में बता रहा है वो कि इंडिया में हमको रिसीव हुई है तो 1,000 रुपये में ले लिया टैक्स के लिए। दूसरा बता रहा है बहुत पहले की इनकम इंडिया में आई है, उससे मतलब नहीं, हटा दो। 2,000 रुपये इंग्लैंड जो अर्न हुआ इंडिया में लेकिन रिसीव हुआ इंग्लैंड में। इंडिया में वही कंपनी है जिसने कमाया तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा टोटल नॉट ऑर्डिनरी का आ गया 3,000 रुपये। फिर लिखा है 17 नंबर में द केस ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्ट इज। देखो, जब बात करता है प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने पर क्या होगा? अगर एक, ये मानो आप, एक हमारा साबुन बन रहा है, बहुत महंगा साबुन है, 100 रुपए का, ठीक है, नाम है उसका बाबा गिरीश साबुन, 100 रुपए का है, ठीक है। इसको बनाने में कॉस्ट आ रही है 40 रुपए की। अब पर यूनिट, प्रति इकाई, जो पर यूनिट बात कर रहा है, इससे थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब 40 रुपए से महंगाई बढ़ गई तो अब ये 45 रुपए का हो गया। क्योंकि जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हमें थोड़ा बहुत हमारा जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए। जब वेजेस बढ़ाई गई तो ये 5 रुपए और बढ़ गया तो 45 रुपए हो गया। अब ये जो बढ़ा है इसको हम लोग कौन सा वेस्टेज कहेंगे? तो ये देखो, बढ़ा है तो हमारे लिए गेन तो है नहीं, तो गेन वर्ड तो हटा दो, वेस्टेज होगा। एक लिखा है एबनॉर्मल, एक लिखा है नॉर्मल। तो एबनॉर्मल मतलब होता है जो असीमित नुकसान हुआ हो, ऐसा तो है नहीं। हम उसको गिन सकते हैं ना कि 5 रुपए बढ़ा है तो हमें 5 रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो नॉर्मल वेस्टेज है। 17 का बी। 18 में लिखा हुआ है
अशोध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, यदि बाद में प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। अब देखो, बैड डेब्ट है, मानो 100 रुपए का बैड डेब्ट है, ठीक है। अब उसको हमने राइट ऑफ कर लिया, कि मान लिया कि नहीं मिलेगा तो उसमें राइट ऑफ कर लिया, लेकिन फिर रिकवर हो गया हमको, दोबारा मिल गया 100 रुपए में, जो आपका आपने राइट ऑफ कर लिया था वो दोबारा मिल गया। अब जब आपको दोबारा मिल गया तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दोगे, क्योंकि आपको ये इनकम हो जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे। 90 नंबर देखिए, लिखा है वार्षिक उपनति समीकरण y इक्वल टू 30 + 3.6x है, इसको मासिक उपनति समीकरण में बदलिए। ये टाइम सीरीज टॉपिक का क्वेश्चन है। टाइम सीरीज एनालिसिस में एक पार्ट होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक होता है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस में बी एक्स। ये होता है ईयरली बेस पे। अब मंथली पे कह रहा है तो a प्लस बी एक्स में डिवाइड कर दो। मंथली करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे, आगे वाले में आप 12 का स्क्वायर करोगे, इसके आगे आप 12 का क्यूब करोगे। तो वैसे ही इक्वेशन रख दो। 30 प्लस में 3.6x लिखा है, तो 30/12 कर दो। 3.6/12 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आ रहा है? ये आएगा 2.5। प्लस में जब 12 का स्क्वायर होता है 144। जब 144 को अगर आप 3.6 में डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 0.025x। तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हमने ईयरली को हमने मंथली में कन्वर्ट किया है। मंथली में करने के लिए पहले वाले में 12 से भाग दिया, ठीक है, साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। दूसरे वाले में 12 का स्क्वायर किया, अगर आगे इक्वेशन दी होती तो 12 का क्यूब करते, तो इस तरीके से आंसर आया था। 20 नंबर में लिखा है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करना क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। मानिए कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आप एक स्कूल में पढ़ते हो। वहां पर आपके दो दोस्त हैं, एक का नाम संता है, एक का नाम बंता है, ठीक है। संता दो टॉपी लेके आया, बंता दो टॉपी लेके आया। अब आपका नाम है मोहन। तो संता बंता ने मोहन से कहा कि अब तुम्हें इन चारों में से कौन सी टॉपी चाहिए, ले लो। तो अब आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? चार ऑप्शन लेने के लिए आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी चाहिए, मुझे ए वाली चाहिए, या फिर बी चाहिए, या तो सी चाहिए, या तो डी चाहिए। तो कहा कि मुझे बी चाहिए, बी वाली टॉपी चाहिए। तो डिसाइड कर लिया, ले ली बी। तो ये डिसीजन हुआ। तो यही हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, बी। आगे दिया है 21 में, यदि मूल लागत 20,000 रुपए, कारखाना अपरिव्यय मूल लागत का 25% है, तथा कार्यालय अपरिव्यय कारखाना का अपरिव्यय का 80% है, तो कार्यालय लागत होगी। अब ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट का है। कॉस्ट शीट, अब ये क्या चीज होती है? जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है तो उसमें कॉस्ट शीट के बारे में बताया जाता है। पहले आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट होती है जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को लाने में जो भी मजदूरी लगती है, या फिर जो रॉ मटेरियल होता है, उस सबको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें अगर फैक्ट्री के ओवरहेड जुड़े हैं तो ओवरहेड मतलब होता है खर्चे, ठीक है। जब फैक्ट्री के ओवरहेड जुड़ते हैं तो बनती है फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऑफिस के ओवरहेड जुड़ जाएं तो बनती है ऑफिस कॉस्ट। अब ऑफिस कॉस्ट में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड जुड़ जाएं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। और ये ऑफिस कॉस्ट को हम लोग ऑफिस कॉस्ट बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड, कि इतने में माल बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है मूल लागत 20,000 रुपए, मतलब कि प्राइम कॉस्ट हमारी 20,000 रुपए दी है। अब कह रहा है कारखाना अपरिव्यय मूल लागत का 25% है। तो कारखाना अपरिव्यय को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 25% है, मतलब 5,000 रुपए होगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, कितनी आएगी?
25,000 रुपये। अब जो 25,000 आया है, आगे कह रहा है कार्यालय अपरिव्यय कारखाना अपरिव्यय का 80%। मतलब कि ऑफिस ओवरहेड आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? फैक्ट्री ओवरहेड तो 5,000 रुपए थे। ठीक है, यही तो थे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का कह रहा है 80% है। 80% फैक्ट्री ओवरहेड का कितना हो जाएगा? 5,000 का 80% होता है 4,000 रुपए। ठीक, तो ये जोड़ा तो आ गया हमारा ऑफिस कॉस्ट आ गया। ऑफिस कॉस्ट आ गया कितना? 25,29,000 रुपये होता है। तो 29,000 आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑफिस कॉस्ट पूछ रहा है कितनी होगी, तो 29,000 हो जाएगी। 21 का बी हो गया। 23 देखते हैं। अब इतना आप याद रखिए, फिर 21 आपने जो मैंने आपको बताया है, तो कॉस्ट फीट अगर आप तय कर लोगे तो अब ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। 22 में लिखा हुआ है किसी श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है। द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज। हर जो सीरीज पे काम कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे, कि क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो, अगर हर एक सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है, तो रेंज तो होएगा नहीं ना, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। दो ऑप्शन चले गए। अब आपके पास बचे बी और सी आंसर। तो आपको अब इन्हीं में दिमाग सोचना है। एक लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल मतलब होता है Q3। 3 महीने में का क्वार्टाइल होता है। तो क्वार्टाइल भी चला गया, बचा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेंज तो होएगा नहीं आंसर। ठीक है, रेंज मतलब होता है लघुत्तम पद माइनस का महत्तम पद होता है, मतलब जो लॉन्ग माइनस का स्मॉल। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमेशा हर सीरीज में काम आती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हर सीरीज में काम आता है। तो बी आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर बुक में कोई कठिन क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है, तो आप जब टीचर बनोगे तो अपने स्टूडेंट को आप कैसे बता सकते हो? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पाद बढ़ता है तो ये कहलाता है। अब बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, और उससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? ये होगा उत्पत्ति वृद्धि नियम। जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो वृद्धि नियम होगा, दोनों चीजें घट रही हैं तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न होता, अगर दोनों चीजें समान रहती है तो फिर कांस्टेंट रिटर्न होता। 24 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन दोनों ही स्वभाव में एक दूसरे के पूरक हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, डिसीजन लेता है जो उसका मैनेजर होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि हर एक चीज की पर यूनिट कॉस्ट अगर आप ज्ञात कर लोगे, जिससे आप जो भी खर्चा हो रहा है उसको आप कम करके प्रॉफिट बढ़ा सको। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध इस लेखा सूचना से है कि प्रबंधक के लिए क्या उपयोगी है। बिल्कुल सही है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, तो उसने पूरा एनालिसिस करके दे दिया, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो क्या है कि जब पूरा उसने एनालिसिस करके दे दिया, कि अब वो देखेगा मैनेजर कि हाँ इस विभाग में अगर हम 4 पोस्ट हटा भी देते हैं तब भी काम बन जाएगा, तो वो अपने फिर डिसीजन लेगा। तो ये सही है, बी आंसर भी। आगे लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिणात्मक सूचनाओं का विवरण करता है। बिल्कुल गलत है। परिणात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को करता है। डी में लिखा है प्रबंधकीय लेखांकन लागत लेखांकन पर निर्भर होता है। बिल्कुल निर्भर होता है, क्योंकि जब तक उसको हर चीज की पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक वो डिसीजन कैसे ले पाएगा? तो ये निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है? सी आंसर गलत है। तो इसका हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो सी आंसर हो गया 24 का। अब आते हैं 25 में। 25 देखिए, लिखा है 3 गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या होगी, तो 27 हो जाएगी। 3 वर्गों की बात कर रहा है, 3 का क्यूब कर दो तो आ जाएगा 27। कैसे? अब आप जरा सा ये सोचो, क्वेश्चन इसमें मैच तो नहीं कर जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप जब समझोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा।
मैंने 5-6 क्वेश्चन पहले बताया था, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इस तरीके की एक सीरीज दी थी जो एक ईयरली बेस पे दिया था। इसको हमने मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया था, 12 से किया था। यहाँ पे 12 का स्क्वायर मतलब 144 हुआ था, आगे 12 का क्यूब होता। अगर यहाँ पे इक्वेशन आगे बढ़ती, ए प्लस बी एक्स थी, अब यहाँ पे सी जेड हो जाता है या सी जेड स्क्वायर होता, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता, क्यूब होता। तो तीन गुणों के संबंध में जब संख्या बोल रहा है, पहले एक फिर दो फिर तीन, तो जब तीन के लिए कह रहा है, तीन हो गई। अब तीन का वर्ग, तीन वर्ग की बात कर रहा है, तो पहले में सिंगल होता, दूसरे में बात करता तो दूसरे में स्क्वायर होता। अब तीसरे की बात कर रहा है तो तीसरे में क्यूब हो जाएगा। अगर चौथे की बात करता तो फिर उसका पावर फोर रहता। तो ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड के लिए 27 आ जाएगा। 26 में लिखा है मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार है। तो जो मकान संपत्ति की बात कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स का है। जब हाउस प्रॉपर्टी पे हम लोग इनकम ज्ञात करते हैं तो पूरी साल पे निकालते हैं, तो वो होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। एनुअल वैल्यू लिखा है यहाँ पर, यही आंसर हो जाएगा 26 का भी। 27 में लिखा हुआ है यदि व्यक्तिगत आय 62,000 रुपए, अवितरित लाभ 400 है, निगम कर 1,000 है, अंतरण भुगतान 2,000 है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए, नेशनल इनकम में जो इनकम हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं, इतना मैं हटा दीजिए। अब देखिए, पर्सनल इनकम थी एक पर्सन की, 62,000 रुपए थी, ठीक है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट अभी बांटा नहीं गया है, तो 400 रुपए प्रॉफिट आपके पास ही होगा अभी बिजनेस में। तो ये हो गया हमारा इतना। अब बात कर रहे हैं निगम कर, मतलब टैक्स दिया होगा आपने 1,000 रुपए का, तो 1,000 माइनस कर दो तो कितना हुआ, 61,400 हुआ। क्योंकि हम ट्रांसफर में पेमेंट को लेते ही नहीं है तो उसे हटा देंगे, तो 61,400 आ रहा है। तो 27 का बी आंसर। 28 में लिखा है साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को कहते हैं। साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है, इसका डी आंसर होगा। लिखा है कि सारे जो पार्टनर होते हैं, ठीक है, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है। जब कोई चीज पे की आती है तो वो एक्सपेंस होता है। जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये फाइनल अकाउंट का देखो, फाइनल अकाउंट का भी क्वेश्चन में जोड़ दिया, पार्टनरशिप भी जोड़ दी। कैसे? पार्टनर के बारे में बता रहा है कि पार्टनर है, उसने एक ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उसका प्रीमियम पे किया है, उसे कहाँ पर रखेंगे। प्रीमियम पे किया है मतलब खर्चा किया है, जब खर्चा किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। 28 देखिए, लिखा है विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को किस रूप में जाना जाता है। उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। जब अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक मार्केटिंग का है, एक मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन का यूनिट है, एक है जो क्या करती है, जो ऑर्डर लाती है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स हैं, सारी बनाई गई हैं। अब इन यूनिट में एक दूसरे को लोग जानते नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं इसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो ये पर्सन इसको नहीं जानता होगा, ये इसको नहीं जानता होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि इन लोगों के बीच कम्युनिकेशन के लिए जो मेथड सबसे ज्यादा इफिशियंट होता है वो होता है विकर्डी संप्रेषण, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से बात की जा सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। 30 में लिखा है सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सेबी के जो दिशा निर्देश हैं उसमें एप्लीकेशन कितनी नहीं कम होनी चाहिए। देखो, सेबी का कहता है कि इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए, और कंपनी एक्ट 2013 कहता है, कंपनी एक्ट 2013 कितना कहता है, वो कहता है 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। इशू प्राइस का 25% ये बोलती है सेबी। तो इशू प्राइस का 25% कहीं दिया है, ये दिया है। 30 का डी आंसर ले लीजिए।
31 में लिखा है, किसे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया F. W. टेलर ने। टेलर। टेलर को याद रखो, टेलर स्विफ्ट से। जैसे टेलर स्विफ्ट को सभी लोग जानते हैं, एक सिंगर है। तो सिंगर है, वो गाना गाती है। हॉलीवुड के गाने बहुत ही एडवांस होते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिफिक चीजों का यूज करेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट F. W. टेलर। याद हो गया। 32 में लिखा है, एक आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य 5 है, यदि उसकी आवृत्ति को 5 गुना करते हैं तो समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य मतलब होता है मीन, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। बोल रहा है कि जो समांतर माध्य है वो 5 आया है, ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ऐप को कह रहा है कि 5 गुना कर दो। अच्छा, तो फॉर्मूला होता था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ होता था। अब ऐप को कह रहा है 5 गुना कर दो, ठीक है। तो 5 कर दिया। अब एक्स की जो भी वैल्यू हो मुझे नहीं पता, एक्स की मान लेते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू है 5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे काट दोगे तो क्या होगा आंसर? तब भी तो 5 ही आएगा। तो मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर भी 5 गुना किया तो नीचे ऐप तो आता ही है, दोनों कट गए तो वही आंसर आ जाएगा। तो उतना ही रहेगा, 5 आएगा 32 का। 33 में लिखा है, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। कंपनी जो ऋण पत्रों का शोधन किस पे नहीं कर सकती है? यहाँ पे लिखा है संचित लाभ। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पेमेंट कर सकते हैं। देखो, शोधन का मतलब होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन कब होता है? जैसे आपने सुना होगा कि एयरटेल कंपनी ने एक बार डिबेंचर इशू किए थे, कुछ कुछ 600-700 करोड़ के। तो डिबेंचर क्या होता है? एक तरीके से लोन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए लोन कंपनियां ले लेती हैं, और बदले में कुछ नोट उनको लिख देती हैं। उनको बोलते हैं डिबेंचर, कि हम आपको हर साल 10% 12% ब्याज देते रहेंगे, और इसके बाद 10 साल बाद हम वापस आपसे खरीद लेंगे, ये जो डिबेंचर्स हैं वो मैं वापस ले लूंगी। आपका ब्याज आपका ही होगा, हर साल जो मिलता रहेगा। तो एक कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन अगर नहीं किया जा सकता है तो करे कैसे? तो रिडम्पशन मतलब होता है कि उसकी पेमेंट करना, वापस खरीद लेना, बाई बैक करना डिबेंचर्स को। तो पेमेंट किन से कर सकती है? पहले तो देखो, प्रॉफिट से कर सकती है, ठीक है। अब मार्केट में क्या करेगी? मार्केट से सीधे खरीद सकती है डिबेंचर, ये भी सही है, खरीद के पेमेंट कर सकती है अगर उसके पास पैसे हैं तो। या फिर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, ये भी कर सकती है। लेकिन लॉस अगर हुआ उसके, उसकी टर्नओवर 100 करोड़ का है, 100 करोड़ में उसको 5 करोड़ का लॉस हो गया है, ठीक है। मतलब है उसके हाथ में कुछ नहीं आया है। कंपनी का बिजनेस था 100 करोड़ का, लेकिन आखिरी में बचते सारे टैक्स पे करने के बाद उसे 5 करोड़ का लॉस हो गया है। मतलब उसके पास माइनस में चल रहा है बैलेंस। जब माइनस में चल रहा है तो पेमेंट कैसे करेगा? तो हानि से तो पेमेंट करेगा नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 में लिखा है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जाता है उसे बोलते हैं। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति का किससे नहीं करते हैं? तो देखो, टाइम सीरीज में जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक मूविंग एवरेज होता है, सेमी एवरेज होता है, फ्री हैंड कर्व होता है, लेकिन वेटिंग एवरेज मेथड ये इंडेक्स नंबर का होता है। वेटिंग इंडेक्स नंबर होता है, वेटिंग एवरेज मेथड कुछ नहीं होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, कौन सी रीत नहीं है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज है, सेमी एवरेज है, फ्री हैंड है, कर्व है, ये सभी हैं, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड भी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, टाइम सीरीज में। लेकिन ये भारत महाद्वीप का कोई मतलब ही नहीं है। तो सी आंसर इसका होगा। फिर 35 में लिखा है, अधिकतम आना, पहले जाना, हीपो सामग्री निम्नलिखित में से प्रसिद्ध उपयोगी होगी जब की। 3 तरीके की होती है। कोई भी सामान होता है, इन उसको 3 तरीके से बेचा जाता है। एक बेचते हैं हीपो से बेचते हैं, एक बेचते हैं लीफो से, एक बेचते हैं हीपो से, ठीक है। ये किसी बंदर के नाम लग रहे हैं ना, फीफो हीपो लीफो। तो फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। मतलब कि पहले आओ पहले जाओ। तो जैसे दूध है, मिल्क, तो मिल्क जो होता है वो फीफो मेथड पे काम करता है, इतना आप याद रखिए। क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले सामान आया पहले तुरंत ही चलाया गया। दूध है, अगर आप उसे हफ्ते भर रखोगे खराब हो जाएगा ना, तो जिस दिन आता है उसी दिन जाता है न्यूज़पेपर। तो ये फीफो पे काम करते हैं।
लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आया वो पहले जाएगा। जैसे क्लॉथ्स हो गए, इनका सीजन होता है, ठीक है। कि अगर जैसे सर्दी का टाइम है, पहले लास्ट देखो, लीपो लास्ट में आया और पहले जाएगा। मानिए कि फरवरी के टाइम में, ठीक है, स्वेटर एक दुकानदार ने 100 स्वेटर खरीद दिए, उसको पता है कि फरवरी लग के लास्ट में खरीदे हैं, 4-5 मार्च के बाद लोग उसको लेंगे नहीं, ठीक है। तो जो लास्ट में आया उसको हमने पहले ही निकाल दिया, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर गर्मी आ जाएगी, फिर ये पूरा बेकार हो जाएगा, अगले साल काम आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ये करंट मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, ये लीफो निकाला जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका क्लॉथ हो गया। हीफो का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो मोबाइल की शॉप्स होती हैं उनमें आईफोन आगे टांग रख देते हैं, आगे रख देते हैं, ठीक है, ताकि लोग देख के अट्रैक्ट हों, और चाहे वो आईफोन ना खरीद पाए लेकिन कोई दूसरा खरीदेंगे। आईफोन पहले ही सामने रख दिया जाता है, उनके रखा होता है। तो ये इसलिए करते हैं कि महंगी चीज सामने आए तो लोग देखें, क्योंकि आपको ही पता है कि आईफोन हर साल एक नया नया वर्जन लॉन्च करता रहता है, तो वो पुराना वाला तो चला जाएगा। अगर किसी दुकानदार ने 1,000 आईफोन खरीद लिए हैं, ठीक है, बेचने के लिए, तो फिर एक साल के अंदर इनको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बेचेगा तो अगली साल जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुराने वाले बेकार हो जाएंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू इन फर्स्ट आउट, जो महंगी चीजें होती है उनको हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक। जैसे आईफोन हो गया, आईफोन के बाद जैसे कोई बहुत ही वुडलैंड के पर्फ हैं, ठीक है, वुडलैंड के पर्फ हैं। तो जो वुड लैंड के पर्स हैं वो लेदर के बने होंगे। अब अगर आप उनको ऐसे ही शॉप में रखे रहोगे तो 5-6 महीने बाद उसमें लेदर में क्या होगा, दीमक ऐसे लग सकते हैं, फफूंदी लग सकती है, तो वो हजारों रुपए के पर्स खराब हो जाते हैं। तो जो महंगी चीजें होती हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं पहले, उसे बोलते हैं हीप। तो यहाँ लिखा है कि जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, घट रहा हो, इससे मतलब नहीं है, जब सामग्री के मूल्य में फ्लक्चुएशन हो। आपको पता है कि अगर आप नहीं निकालोगे तो 2-3 महीने में वो कम हो जाएगा दाम, वो खराब हो जाएगा सामान। या तो हो सकता है कि नया वर्जन आ जाए तो पुराने को लोग यूज नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं हीपो। तो सी आंसर हो जाएगा। 35 तक क्वेश्चन आ गए आपको समझ में? अब आप ये सोचिए कि एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, और 35 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 35 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व आपने कर लिए, आपको पता है सबके आंसर सही है, तो आपका मोटिवेशन लेवल कितना ज्यादा होगा। 36 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? व्यवसायिक पूर्वानुमान की बजट तकनीक है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप जरा एक चीज ध्यान रखो, बजट अलॉट होता है साल में पहले, जैसे अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल में ही बजट अलॉट हो गया कि 1,000 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, कि बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन वो देखो, मिल तो गया 1,000 करोड़ रुपए, और अब उसको अप्रैल से लेके 31 मार्च तक खर्च करना है। तो एक फॉरकास्टिंग पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि इतना खर्च होगा, तो उसी हिसाब से बजट अलॉट किया जाता है। तो बजट तो हो गया। लाभ नियोजन, प्रॉफिट को प्लान करते हैं बिजनेस में, अगर बात करते हैं हम लोग, प्रॉफिट प्लान करते हैं कि इस साल का अगर प्रॉफिट 2 करोड़ होगा, अगर पिछले साल का प्रॉफिट 50 लाख है तो इस साल का 2 करोड़ हो गया, अगली साल का 6 करोड़ होगा, इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट की प्लान करते हैं। लागत मानकों का निर्धारण, हम लोग कॉस्ट के स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं कि इतना ही खर्च करेंगे पैसा, यहाँ पे वेजेस में इतना, लेबर पे इतना, हर चीज। लेकिन यहाँ पे लिखा है वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतिकरण, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। देखो, जब अनुमान लगा रहे हो तो आपके पास फाइनेंशियल डेटा तो आएगा ही नहीं, वो तो साल के आखिरी में आता है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ये टेक्निक नहीं है। 36 का बी। 37 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी मांग सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि कौन से सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो संतुलन में लिखा है संक्रामिकता। संक्रामिकता मतलब होता है कोई चीज चलती रहना बराबर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चलती रहना। जब कॉन्टिन्यू चलती रहती है, डिमांड जैसे है तो वो डिमांड चलती रह रही है, ठीक है, तो मांग का सिद्धांत उसमें सेटिस्फाई करेगा।
ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब कोई चीज आप खरीद रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है कस्टमर चॉइस आर कंसिस्टेंट। कस्टमर की चॉइस जो होती है, पसंद होती है, वो स्थिर होनी चाहिए। एक वस्तु है, अगर मानिए मैगी है, ठीक है, मैगी है। अब मैगी क्या है कि मैगी लोग बराबर खरीदते रहते हैं, तो संक्रामकता हो गई। आगे क्या है, उसमें उसे खाने से सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, बिल्कुल सही है। और लोग अभी तक पसंद कर रहे हैं उसको, तो ये सारी उपभोक्ता मांग के सिद्धांत के अनुसार ये हुई है, ठीक है। मांग सिद्धांत में उपभोक्ता का संतुलन हुआ है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो तीनों है, तो डी आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। 38 में लिखा है लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों तथा उपार्जित आयों को लाभ की गणना के लिए संज्ञान में लेती है, कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आगे लिखा है इसमें उपार्जित। उपार्जित मतलब होता है एक्यूरेट इनकम, ठीक है। एक्यूरेट इनकम के बारे में बता रहा है, तो डबल एंट्री का भाग संज्ञान नहीं लेती है। तो डबल एंट्री सिस्टम में लेते हैं, एक्यूरल बेस में एक्यूरल शब्द लेंगे, सिंगल में भी देंगे। लेकिन जो कैश कैश सिस्टम होता है, कैश सिस्टम में सिर्फ कैश की चीजें आती हैं। एक्यूरल मतलब होता है जब भी मिला नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो तब का तब देखेंगे, अभी तो उसको लिखेंगे ही नहीं। तो इसमें हम लोग कैश मेथड में नहीं लिखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम गवर्नमेंट यूज करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 में लिखा है सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। देखो, बहरापन, सुंदरता, अंधापन, ये तीनों चीजें जो हैं, ये सांख्यिक गुण है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाइट को, ठीक है, हाइट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो बहरापन है, कोई सुन नहीं पाता है, ठीक है, कोई सुंदर है कि नहीं है, कि कोई अंधा है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, इनको हम लोग टच नहीं कर सकते। हाइट को हम लोग टच भी कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये अलग, ये दिख रहा है, देखिए ये अलग दिख रहा है बाकी सबसे, तो ये इसका हाइट हो जाएगा आंसर। 40 में लिखा है किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रम में बांटेंगे। अगर एक, ठीक है, एक पर्सन है, उसने फर्म में छोड़ दी है, उसने अवकाश ग्रहण कर लिया, रिटायर हो गया है वो। ए बी सी तीन पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया है। जब बी रिटायर हो गया है, तो अब जो शेष बचे हुए हैं, जब एक अगर बी रिटायर हो गया है, ठीक है, अब कोई इनके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं बनाया गया था, डीड नहीं थी कि कैसे क्या करेंगे, तो अब बांटेंगे उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जितना प्रॉफिट पहले शेयरिंग रेशियो था, जैसे 2:3:4 था, ठीक है, तो बी चला गया, अब बचा 2:4, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो वही ये कह रहा है, इक्वल नहीं बांटेंगे, ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जब कोई डीड ना दी हो। क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट की बात कर रहा है, रिटायरमेंट की हिस्सा मिल रहा है। अगर ये बोलता कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं और फर्म को लाभ हुआ है 2,000 रुपए का, तो इसको कैसे बांटेंगे। तो अगर कोई डीड नहीं बनी तो इक्वल बांट देते, तब इक्वल बांटते हैं इन तीनों में, ठीक है, इक्वल इक्वल और इक्वल बांटते हैं। 40 तक आपको समझ में आए। अगले वीडियो में मैं 41 से बताऊंगा क्वेश्चन।